तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, इसमें पहला 4.13 था, बनाए हो? हाँ, तो कितना 4.13 तो बनना चाहिए। इधर साधना, सानिया, माही बनाए 4.13 है ना। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K। तो K निकालना है आपको, हर का लाइफ हाफ लाइफ दिया हुआ है। ठीक है, बनाए फर्स्ट क्वेश्चन 4.13। ठीक है, तो इसका ये स्लाइड में मैंने सबका सॉल्यूशन डाल दिया है, आंसर आपको देख लेना। ठीक है, इसमें तो ब्लर दिख रहा है, आप लोग को जो पीडीएफ भेजूंगा उसमें देख लेना। ठीक है, आंसर में मैच कर लेना। और 4.14 देखो, 4.14 इसमें क्या क्वेश्चन था। इसके लिए एक चीज बस याद रखना, किसी भी टाइप का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जब होता है ना, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये एक्चुअली रूल ही है कि एवरी रेडियो एक्टिव डीके इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर को फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला ही लगाना है। टी हाफ के लिए टी हाफ का फॉर्मूला, और के लिए या टी के लिए के वाला फॉर्मूला जो अपन यूज करते हैं, लॉग वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको कार्बन 14 का हाफ लाइफ दिया हुआ है। ठीक है, और जो आर्कियोलॉजिकल को जो वुड का सैंपल मिला है उसमें 80% कार्बन है, यानी 20% डिसइंटीग्रेट हो गया है। ठीक है, जब भी कोई डेड होता है तो उनकी बॉडी से कार्बन 14 डिसइंटीग्रेट होना चालू होता है ना। अपन उसकी क्वांटिटी देख के बता सकते हैं कि इसकी डेथ कब हुई होगी। इसी को अपन रेडियो कार्बन रेडियो डेटिंग बोलते हैं, मतलब डेट निकाल सकते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, क्योंकि आप कार्बन की हेल्प से डेट निकाल रहे हो कि उसकी डेथ कब हुई होगी या वो लास्ट कब जिया होगा। समझ रहे? तो ये 80% बचा है, मतलब खत्म 20 है, तो अपन नीचे क्या लिखते हैं, जो उस समय बचा हुआ है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन भी आगे है। पहले हमने के का वैल्यू निकाल लिया टी हाफ के फॉर्मूले से। टी हाफ तो दिया हुआ था 5730 ईयर्स। फिर आपका एक बार के निकल गया तो अब टाइम के फॉर्मूले में हम लगाएंगे ए नॉट की जगह हम 100 रखेंगे और ए की जगह 80। देखिए 80% बचा है, 20% खत्म हो गया, तो इनिशियल 100% रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको परसेंटेज में बात नहीं करनी तो आप इसको 1/0.8 भी लिख सकते हो। कोई कोई वो नहीं, क्योंकि वैसे भी ये दोनों कैंसिल होने वाला है ना। वैसे भी ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं, राइट। एक एक जीरो। ठीक है, तो फिर बस इसको सॉल्व करना है, लॉग की वैल्यू निकालना, मल्टीप्लाई करना, हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था, है ना। आपको क्या क्या दिया हुआ है, इससे वही ग्राफ बनेगा जो अपन फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफ बनाए हैं ना, इतने सारे दो तीन टाइप के ग्राफ बनाए हैं ना, उनमें से कोई एक ग्राफ ये बनेगा। क्या ग्राफ बोला है आपको, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। तो इसका मैंने पहले वाला देखा था, मैं ऐसा बनाया था ऑरेंज वाला, अपना का कर्व टाइप का आ रहा है। हाँ, ऑनलाइन देखा था। मैं देखा था उसको ना। तो देखो क्या क्या डेटा दिया आपको, पहले देखो। ये आपका एक रिएक्शन है, अगेन वही सेम रिएक्शन रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का। इसको तो अपन लास्ट क्लास में प्रूव भी किए थे कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और इसके अलग अलग टाइम पे इसका कंसंट्रेशन नोटेड है। आपने स्टार्ट किया था विद 1.63 इंटू 10 टू द पावर 2 मोल पर लीटर। एक्चुअली ये -2 चला जाएगा जब नीचे जाएगा। ये जो वैल्यूज दी है ये किसकी वैल्यूज दी हुई है, 10 टू द पावर 2 इंटू N2O5 का कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है 1.63। तो आप जब N2O5 का कंसंट्रेशन निकालोगे तो ये नीचे जाएगा, डिवाइड होके ऊपर जाएगा तो -2। तब तक कंसंट्रेशन -2 में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 1.63 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर, 1.36 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, और टाइम आपका सेकंड्स में दिया हुआ है। तो देखो पहला चीज हमको करना है प्लॉट N2O5 अगेंस्ट टाइम t। ठीक है, और आगे के भी क्वेश्चंस देख लो। फाइंड द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन। चलो ठीक है, इसको देख लेंगे। ठीक है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा कर्व यहाँ पे आया है ना। ठीक है ना, जो वैल्यूज दी अपन को उसी को प्लॉट करना है। तो ऊपर का कितना प्लॉट था? हाँ, वही तो किए। देखो ना, ये आपका 0 पे आपका वैल्यू 1.63 प्लॉट किया है, ये है ना। फिर 400 सेकंड पे वैल्यू आपकी 1.36 है, नीचे लाया है। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ बना है इसमें ग्राफ, है ना। 1 पॉइंट, हाँ वही बोल रहा हूँ ना, वही गड़बड़ बन गया। हाँ सही आएगा ग्राफ। ठीक है, ऐसे सबको पॉइंट करके अपन को ग्राफ बनाना, फर्स्ट थिंग। ठीक है, उसके बाद
अगला पार्ट क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको पता है, ये होता है, तो हाफ करना है कंसंट्रेशन को, तभी तो हाफ लाइफ बोलेंगे ना। तो आपने हाफ कर दिया कंसंट्रेशन को, अब ये ग्राफ से निकल जाएगा, समझ रहे हो? पॉइंट के बीच का जो ये जो भी वैल्यू आएगा आप उसको देखोगे ना कि ये किस टाइम पे आ रहा होगा। देखो तो ग्राफ भी तो आपको सही बनना चाहिए ना। हाँ, वो ग्राफ सही नहीं बना हुआ है, ठीक है, वो ग्राफ सही नहीं बना हुआ है। मतलब समझा नहीं नहीं, तो आप अगर क्वेश्चन ये वाला आता है एग्जाम में तो ग्राफ पेपर मान के बनाओगे ना ग्राफ पेपर में, तब तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ये तो आप नहीं बता पाओगे एग्जैक्ट टाइम। हाँ नहीं, ग्राफ नहीं बनेगा क्वेश्चन, या फिर आप एक अप्रॉक्स बता पाओगे। अगर बिना ग्राफ पेपर के बनाएंगे ना, हम एक अप्रॉक्स बता पाएंगे टाइम। हाँ, ऐसा कुछ लिख देना कि इन दोनों के बीच का है, और एक वैल्यू थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके, पर वो एक रफ वैल्यू ही होगी, ठीक है। तो फिर वो आपसे एग्जैक्ट आंसर एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, जब अगर आपको ग्राफ सप्लाई नहीं हुआ है तो आपसे एग्जैक्ट आंसर भी वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस हाफ कंसंट्रेशन देखना है फ्रॉम द प्लॉट। टाइम करस्पॉन्डिंग टू दिस इज 1440 सेकंड्स। 0.815 है ना, 0.815, 0.8 से लेके 0.9 के बीच में नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ही होगा। इसको बस ऐसे खींचना है जो भी ग्राफ होगा, और उसको नीचे रिड्यूस करना है, जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वो आपका टाइम। समझ गए ना? थर्ड पार्ट क्या है? प्लॉट करना था क्या एक और? लॉग ऑफ एंट्रोपी। तभी ये फर्स्ट वाले में ही लॉग की वैल्यू का भी निकाला हुआ है वैल्यूज, सब लॉग वैल्यूज है ना। लॉग वैल्यूज दी हुई है क्या? हाँ नहीं, तभी तो निकालेंगे ना, हर वैल्यू का लॉग निकालेंगे। तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये, पर एक बता रहा हूँ किस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, अपन करके रखेंगे, ठीक है। तो हर एक का लॉग निकला हुआ है और फिर प्लॉट किए, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या पार्ट था? क्वेश्चन नंबर 4, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर है तो यही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो देखो आप ग्राफ से स्लोप निकालेंगे, कोई भी 2 पॉइंट लेके अपन स्लोप निकालेंगे, और आपका स्लोप क्या होता है? -k/2.303। तभी अपन ग्राफ में लिखे थे ऐसा, इसका स्लोप -k/2.303 होता है। ये याद है सबको, स्लोप वाला पार्ट, ठीक है। बस फिर आप कोई भी 2 पॉइंट का लेके स्लोप निकालो, और उसको इस k/2.303 से इक्वेट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। और आखिरी आपका t हाफ बोला है तो 0.693 हो जाएगा। माइनस नहीं, माइनस ही तो होगा, तो वो किसी और का ग्राफ होगा ना। हाँ, और यहाँ क्या है? ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या होता है? t इज इक्वल्स टू k/2.303। अच्छा, वो माइनस शायद गलती से ले लिए, बाकी माइनस नहीं है वो। एक मिनट, एक ग्राफ है ना लॉग ए वर्सेस टी, वो आपका फॉलोइंग कर्व है, फॉलोइंग लाइन है, और उसका -k/2.303 तो है लॉग ए और टी का। लॉग ए और टी ग्राफ बना भी सकते हैं ना। देखो इधर क्या तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या था? k इज इक्वल्स टू 1/t, 2.303, 2.303 अपॉन t log a नॉट बाय, ठीक है। मुझे log a वर्सेस t बनाना है ग्राफ, राइट। log a वर्सेस t, तो पहले से इक्वेशन का फॉर्म करता हूँ। 2.303 अपॉन t log ऑफ a नॉट माइनस log ऑफ t, ठीक है। log a को इधर लेके आना, बाकी को इधर, है ना।
ये एक्चुअली अंदर है ना, हाँ इसको इधर भेज पे करें KT अपॉन 2.303 इज इक्वल्स टू log A0 माइनस log A, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ log A को और KT को उधर, तो log A0 नहीं दिख रहा है माइनस, तो देख लो, हाँ तो गलत बनाए होगे। ये फर्स्ट वाला ही तो होमवर्क दिया था मैं फर्स्ट ऑर्डर का ही होमवर्क दिया था ग्राफ बनाने के लिए। हाँ लिखो ना, गलत बनाए होगे, करेक्ट करो उसको। ये दिख तो रहा है, ये इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोग को? y इज इक्वल्स टू, देखो y इज इक्वल्स टू m x प्लस c, उसका इंटरसेप्ट log A0 है और उसका जो स्लोप है वो माइनस की अपॉन 2.3, ठीक है। डन दिस क्वेश्चन, ओके। मैंने ग्राफ पढ़ाते समय ये बोला भी था कि ग्राफ के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो देखो पांचों चीज पूछा है, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ तो हो गया ना हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ, ये निकल गया तो बस 0.693 अपन के करना है, ठीक है। तो एग्जाम में 6 पार्ट नहीं आएगा बट 1 या 2 पार्ट आ सकता है, हाँ आएगा ही ना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये हो गया आपका क्वेश्चन 3 होगा 13, 14, 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। The rate constant for a first order reaction is 60 per second. How much time will it take to reduce the initial concentration of reactant to 1/16th value? जैसे log 16 लेगा, उसकी indirect टेबल में दी वो नहीं लिखी। log 16 निकालना है क्या? हाँ। तो log 16 को पहले 1.6 में कन्वर्ट करोगे ना, पहले 16 का जीरो ही देखेंगे टेबल में, 16 का जीरो ही देखेंगे बट इसको 1.6 कन्वर्ट करोगे, ठीक है। इसलिए 10 मिसिंग आएगा ना यहाँ पे। आपको लिखना क्या है, log 1.6 इंटू 10 ऐसा, +1 भी, हाँ +1 भी हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखें, के गिवन है, r को r0 मतलब इनिशियल को r0 ले लेते हैं और 1/16 उसको क्या करना है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, to reduce the initial concentration to its 1/16th value, बस 1/16th वैल्यू में रिड्यूस करना है ना उसको, तब माइनस करेंगे अपन उसको, ठीक है। तो हाँ नहीं सॉरी, रिड्यूस टू, माइनस नहीं करेंगे सॉरी, ये r0/16 ही उसको रिड्यूस करना है ना, उसका नया वैल्यू उसका पहले का 1/16 होना चाहिए, मतलब उसका पहले वैल्यू x है तो नया वैल्यू x/16 होना चाहिए, बचा रहना चाहिए। तो एक आपका r0 है, एक r0/16 हो जाएगा, बस पुट करना है वैल्यू, ठीक है, हो जाएगा। आगे ठीक है ना, बस वो लॉग में गलती की हो ना, log 16 निकालने में, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट 90 SR strontium ना, 90 SR यानी strontium with half life of 28.1 years, if 1 microgram of 90 SR was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? क्वेश्चन देख के बहुत टफ लग रहा है पर कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, पहले ये समझ, ठीक है। सबको बोल रहा हूँ, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ होगा है ना, जिसमें एक प्रोडक्ट था स्ट्रोंशियम 90, इसका एटॉमिक मास है, उसका हाफ लाइफ होता है स्ट्रोंशियम का 28.1 इयर्स। ये भी एक तरह का रेडियो एक्टिव डीके ही है, अगेन रेडियो एक्टिव डीके आपके फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में होगा, ठीक है। हाँ, if 1 microgram was absorbed by the bones of a newly born baby, मतलब ये हो गया उसका इनिशियल कंसंट्रेशन, 1 माइक्रोग्राम क्या है उसका
इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो 10 साल के बाद अब वो इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइक्रोग्राम से वो डिसइंटीग्रेट होना चालू होगा, 10 साल में डिसइंटीग्रेट होगा। तो 10 साल के बाद क्या कंसंट्रेशन बचेगा, आपको ए निकालना है। लॉग ए नॉट अपॉन ए बोलते हैं ना, तो ए नॉट दिया है, आपको ए निकालना है। टाइम दिया है, टाइम 10 साल, टी आपको दिया है, और के लिए हाफ लाइफ दिया है। हो जाएगा ये क्वेश्चन? हाँ हाँ, 2 बार कर लेना, टी की चेंज करना पड़ेगा। देखो हाँ, चलो वैल्यू देख करो क्या क्या आ रही थी। ये आ रहा है कि इतना आ रहा है क्या, 2.466 into 10 to the power -2 पर ही है, ठीक है चलेगा। फिर आर नॉट 1 माइक्रोग्राम की 10 इयर्स, तो 10 इयर्स ले लिए, ए का वैल्यू जो ऊपर निकाले वो ले लिए, आर नॉट। हाँ अच्छा, नेगेटिव का लोगरिथम आ गया, बस के नहीं बन रहा होगा, एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर। यहाँ तक क्लियर है क्या? 1.073 आ रहा है, तो चलेगा 1.073 आ रहा है, 1 पॉइंट नहीं है, 0 पॉइंट आएगा ना। एक बार कैलकुलेशन चेक करना, इसका निकालते हैं। चलो एंटी लॉग निकालना पड़ा था नेगेटिव नंबर का। अब नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है ना मेरी टेबल में, एंटी लॉग का टेबल कैसे चालू हुआ है? हाँ 0 0 0 1 0 2 ऐसा है ना उसमें एंटी लॉग का। तो अब ये नंबर नेगेटिव है, तो इसको अपन क्या करेंगे, पहले एंटी लॉग ऑफ -0.1 उससे नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी ना हो जाएगा। बता रहा हूँ, देखो इसका नियरेस्ट इंटीजर को अपन प्लस माइनस कर सकते हैं, इसमें ध्यान देना, -0.1071 +1 -1 ऐसा कर सकता हूँ मैं। अब 1 और इसको माइनस कर दो, करो ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? वन माइनस 0.1071, ये आ रहा है आपका 0.8929 आएगा सब। एवरीवन फॉलो कर रहे हैं? किसी भी नेगेटिव एंटी लॉग का मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, -2.85 का एंटी लॉग निकालो आ गया, तो यहाँ पे आप +3 -3 करना। फॉलो कर रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा उसको प्लस माइनस कर देना। है क्लियर? तो आपका ये पॉइंट में दिया है, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर 1 होगा, हमने +1 -1 कर दिया। अब +1 और ये के, तो ये वैल्यू आया -1 को वैसे ही रहने दो। अब आपको एंटी लॉग निकालना है टेबल से इसका, और ये तो पावर में चला जाएगा, 10 to the power -1 पावर में चला जाएगा ना। तब एंटी लॉग अपन क्या करते हैं, एंटी लॉग में क्या करते हैं, 10 to the power 0.8959 -1, और ये आप निकाल लोगे अपने टेबल से, इंटू 10 to the power -1 ऐसे ही रहेगा। तो उसमें 0.8 का टाइम लेंगे। हाँ 0. नहीं 0.89 का 2 और मीन डिफरेंस 9, 4 डिजिट होगी तो मीन डिफरेंस भी यूज होगा ना भाई, ठीक है। 3 डिजिट है तो मीन डिफरेंस तक नहीं जाएंगे हम टेबल में, पर अगर 4 डिजिट की तो आप 89 का पहले 2 देखोगे और फिर 9 का मीन डिफरेंस। क्लियर है ये? हाँ देखो, कोई अगर इंटीजर होता है तो उसको अपन 10 की पावर में चला सकते हैं, ठीक है। दिक्कत कहाँ आती है, पॉइंट वाले के लिए, और उसके तो अपन टेबल यूज कर ही रहे हैं। हाँ या ना? क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब जैसे यहाँ भी देखो, यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है ना, अगेन +1 -1, अगेन +1 -1, आप 1 माइनस करोगे तो ये 0.3 कुछ आएगा, 0.37 कुछ आएगा, ठीक है। और फिर आप 37 का जो भी नंबर आ रहा होगा उसका नंबर और उसका मीन डिफरेंस देखेंगे, ये हो जाएगा। हाँ जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, वो भी तब जब अपन अपना रूल फॉलो कर रहे हैं। तब रूल क्या फॉलो कर रहे हैं, लॉग का निकालते समय पॉइंट के पहले 1 डिजिट रहना चाहिए। तभी तो 16 को मैंने 1.6 किया था ना, 16 को 1.6 किए तो हो गया ना 1, अभी 16 है मतलब 16.0, तो पॉइंट के पहले 2 डिजिट आ गई, तो बस को 1.6 into 10 कर दिया, तो आप पॉइंट के बाद पॉइंट के पहले 1 डिजिट इसमें। हाँ तो एंटी लॉग निकालने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लॉग निकालने के लिए पॉइंट के पहले 1 डिजिट होनी चाहिए,
ऐसा क्यों? क्योंकि लॉग टेबल ही उस फॉर्म में दी हुई है, समझ रहे हैं? और एंटी लॉग की टेबल किस फॉर्म में दी हुई है? 0.00, 0.01, 0.02, 0.99 ऐसे तक दी हुई है, इसलिए अपन उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं पहले, देन वी आर फाइंडिंग द वैल्यू फ्रॉम द टेबल। क्लियर है? माही एंड साधना एंड कौन है? सानिया। क्लियर है? अब हो जाएगा क्वेश्चन। और क्या था? जल्दी करें यार, ये इसी में टाइम जा रहा है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट, ये तो अब नहीं बताऊंगा मैं। 18 इसके ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे, वो 10 टाइम्स वाला था ना, 99.9% रिएक्शन को 10 गुना टाइम लगेगा हाफ लाइफ से। ये क्वेश्चन क्या था? ये 90 और 99 के बीच में। नहीं रे, पिछले क्लास का आखिरी क्वेश्चन। तो जैसे लॉग में लॉग 1.43 दिया है, हमको तो स्टैंडर्ड में तो कन्वर्ट करना नहीं करने की जरूरत। तो 14 का भी हाँ 14 का 3 नहीं है नंबर, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर देखो, और फिर जो भी 10 का पावर्स आएगा उसके हिसाब से कुछ ना कुछ माइनस प्लस होगा। 18 छोड़ो, आगे बढ़े। 19 आपको कौन सा समझ में नहीं आ रहा? 17 अब ठीक है। 18 बन गया, 19 अभी वो बनाया बन। चलो तब सब बन जाएगा, तुम लोग सारे होते हैं। 19 का आंसर नहीं आ रहा। अब बन जाएगा ये सब। ये क्या 19 नहीं 18 है, ठीक है 18 देखा है इसी में। 19 क्या क्वेश्चन एक बार रीड करना है। The first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate TR. क्या है वापस एक बार रीड करना। A first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. 30% डिकम्पोजिशन मतलब बचा कितना है? 70%, मतलब नीचे 70 आएगा, समझ रहे हैं ना? मतलब नीचे आएगा आपका 1/0.7। समझ गया? हाँ ये वही वही मतलब है। ठीक है फिर तो बन गया, और क्या है? लॉग सही निकाला है? हाँ सर, अभी वापस से चेक कर लिया। तो यार ठीक है, अब देख लेते हैं सामने कैलकुलेशन है, कुछ दिक्कत अपनी गलती समझ में आ रही क्या किया है देखे थोड़ा। चल ठीक है, इसको देख रहे हैं है ना जय। और ये 21 ये तो अपन गैस वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़े। टेम्परेचर डिपेंडेंस स्टार्ट कर दिए थे, एरिनियस इक्वेशन देखा था हमने। हाँ लिखे हैं कुछ उसमें, ये पर स्लाइड देख रहे थे ना अपन। मैंने एंटो का एग्जांपल बताया था आपको कि कैसे आप 0 डिग्री में कर रहे थे तो आपको 10 दिन लग गए, आपने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया तो 5 घंटे में काम हो गया, और आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो 12 मिनट में काम हो गया। समझ रहे ना? मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ रहा है, एक्चुअली रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, और अगर रेट कांस्टेंट बढ़ता है तो रेट बढ़ेगा, क्योंकि रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन लिखते हैं ना अपन। याद है रेट लॉ इज इक्वल्स टू, या फिर रेट इज इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशंस का पावर, उनका जो भी ऑर्डर होगा, है ना? फॉलो कर रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो के एक्चुअली टेम्परेचर पे के का वैल्यू, या फिर के की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया के का वैल्यू बढ़ेगा, और के का वैल्यू बढ़ा तो रेट बढ़ेगा। क्लियर है? चलो तो एक इक्वेशन देखा था हमने, इस वन K is equals to A e to the power minus A upon RT, जहाँ पे आपका E क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी, R आपका गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, और A आपका एक एरिनियस कांस्टेंट था, या आप इसको फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल लो। ठीक है, जो आपको क्या बताएगा कि कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन्स बढ़ेंगे, तो कितने कोलिजन्स हो रहे हैं वो आपका फर्स्ट फैक्टर है। ठीक है इक्वेशन, एवरीवन क्लियर है? अब थोड़ा सा ना हम एक ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ भी देखे थे लास्ट क्लास में, याद है? ऐसा कार्ड बनाया था मैंने। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो रहा है, अपन कौन सा रिएक्शन लेते हैं, याद है? H2 प्लस I2 gives 2HI। मैंने बताया था ना कि पहले H और H ब्रेक होगा, और साथ में I के साथ बॉन्ड बनाएगा, कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। तो ये अचीव करने के लिए आपको एक एनर्जी चाहिए होती है जिसको अपन कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और इसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
जो हाईली अनस्टेबल है, समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, हाईली अनस्टेबल है, तो वो तुरंत HI बनाएगा, और जब HI बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यही अपन लिंक किए थे लास्ट कि जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्लियर है सबको? हाँ, द एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी का नीचे डेफिनेशन लिखा है मैंने, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड या इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। आपको ये एनर्जी तो चाहिए ही, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो। रिएक्टेंट्स की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं, मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो उनको हम इतना टेम्परेचर दें या ऐसी कंडीशंस दें कि उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर जाए, या एटलीस्ट उतनी तो हो, तभी वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना के आखिरी प्रोडक्ट बना पाएंगे। एम आई क्लियर? उसके पहले रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, some energy is released when the complex decomposes to form product, some energy is released, ये है वो रिलीज एनर्जी, तभी आपको प्रोडक्ट नीचे दिख रहा है। समझ रहे हैं? ये ग्राफ क्लियर है सबको? किसके किसके बीच में बना हुआ है? एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? हमने वहीं पे रिएक्टेंट भी शो किया है, उसी ग्राफ में हमने प्रोडक्ट भी शो किया है, उसी ग्राफ में हमने इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी शो किया है। समझ रहे हैं? एक्स एक्सिस में। ना क्लियर है सबको? पक्का? आगे बढ़े। जितनी कम एनर्जी उतना स्टेबल है, जितनी कम एनर्जी, हाँ, एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो ये हाई एनर्जी में था ना, ये हाई एनर्जी में था, इसलिए हाईली अनस्टेबल। एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी ना, बहुत अनस्टेबल होगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब ये कंसेप्ट है, इसको समझना, टेम्परेचर वाला, ये बाद में आप लोग लिख लेना। ठीक है, मैंने पूरा नोट्स डाल दिया, आप कुछ मत लिखो, ये सब लिख लेना। ठीक है, उसके पिछले साइड से, मतलब कौन सी साइड से, टेम्परेचर डिपेंडेंस वाली साइड से आप लोग लिख लेना। ठीक है, चलो अब देखो, लुडविग बोल्ट्जमैन एंड जेम्स क्लार्क मैक्सवेल यूज्ड स्टैटिस्टिक्स टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो एरिनियस ने इक्वेशन बताया ना, वो ठीक था, चलो उसको मान लियो, बट क्या सब मॉलिक्यूल की एनर्जी एक जैसी होगी? नहीं होगी। हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, कुछ एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर पाएंगे, कुछ अभी नहीं कर पा रहे, तो फिर बाद में कुछ और कंडीशन देके उसको भी पार करवाएंगे ना। तो इन्होंने एक्चुअली एक स्टैटिस्टिक्स समझते हैं आप लोग क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ वाले, मीन, मीडियन, मोड, इन सबको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ये इससे थोड़ा स्टडी आपकी आसान हो जाती है, जहाँ पे आप लोग फ्रीक्वेंसी देखते हो, ये चीज कितनी बार हो रही है, ये चीज कितनी बार हो रही है, रिपीटेशन करते हैं ना फ्रीक्वेंसी, फिर हम ग्राफ बना देते हैं उसका। हमारा जैसे आप लोग के एक क्वेश्चन ऐसा करो कि आपके स्कूल में इतने हाइट वाले कितने लोग हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग स्टैटिस्टिक्स में शायद किए होंगे मैथ्स में, कि हाँ मीन मीडियन मोड वाले में ही, और उसका टेबल याद है कि 145 सेंटीमीटर हाइट वाले 10 लोग हैं, तो वो 10 क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, कि वो वाला हाइट कितने बार रिपीट हुआ। समझ में आ रही बात? तो उन्होंने यही स्टैटिस्टिक्स यूज करी और उन्होंने मॉलिक्यूल्स का एनर्जी निकाला। अब एक एक मॉलिक्यूल का एनर्जी निकालना मुश्किल है, आप एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देख भी नहीं पा रहे हो, आप उसका एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उन्होंने फ्रैक्शन लिया मॉलिक्यूल का। जैसे अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए रिएक्शन करने के लिए, तो उन्होंने 20 में स्टडी करी, 20 मॉलिक्यूल्स की एक साथ काइनेटिक एनर्जी की स्टडी करी, तो 20/100 यानी कि 0.5 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब समझ लेना, 20 मॉलिक्यूल का स्टडी कर रहा हूं, पर लिए कितने मॉलिक्यूल है? 100। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालनी स्टार्ट करी, और उन्होंने उसका ग्राफ प्लॉट किया। अब देखो ये ग्राफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन समझ गया ना, एक एक मॉलिक्यूल को तो नहीं कर सकते, तो वो ग्रुप में मॉलिक्यूल्स को देख रहे थे। अच्छा, इतना ग्रुप, इतने सारे मॉलिक्यूल में इतना फ्रैक्शन वाला ग्रुप का एनर्जी इतना है, फिर इतने का एनर्जी इतना है, फिर इतने का एनर्जी इतना है, इतने का एनर्जी इतना है, ऐसे करके उन्होंने पूरे मॉलिक्यूल की स्टडी करी और ये प्लॉट बना दिया। अब देखो प्लॉट में क्या है, इधर क्या है? फ्रैक्शन, और इधर क्या है? एनर्जी। तो इस पॉइंट का मतलब क्या होगा कि इस एनर्जी वाले इतने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स हैं, इस एनर्जी वाले इतने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स हैं, उनके ग्राफ के हिसाब से एनर्जी बढ़ती जाएगी। एनर्जी बढ़ रही है ना, और ये एक्स एक्सिस में जा रहा मतलब एनर्जी बढ़ रही है, तो ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल कम थे, होने भी चाहिए। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे देखोगे तो ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है। मोस्ट प्रोबेबल क्यों? क्योंकि यही काइनेटिक एनर्जी वाले लोग सबसे ज्यादा है। इसका ग्राफ सबसे हाईएस्ट बना है ना, ये ग्राफ क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या है ये ग्राफ एवरीवन?
आप लोग जो ऑनलाइन है समझ में आ रहा है ग्राफ? कैसे बना वो सानिया, माही and साधना, हाँ। यस यस सर। जैसे पहले 20 मॉलिक्यूल की बात की उन्होंने, 20 मॉलिक्यूल फ्रैक्शन ले लिया कि 0.5 फ्रैक्शन के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी, और उसको प्लॉट कर दिया। तो आपका एक्चुअली वाई एक्सिस ना ये एनी अपॉन एनटी वाला फिगर दिखा रहा है। एनी अपॉन एनटी क्या मैं बताता हूँ आपको। एन का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन अपॉन टोटल मॉलिक्यूल जितने हैं, और यहाँ पे ई क्यों यूज किया मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल ये तो सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन टोटल मॉलिक्यूल है। सबकी एनर्जी, अपन सारी एनर्जी कैलकुलेट की ना। अभी मुझे नहीं पता कि कितने की एनर्जी ई से ज्यादा है या ई के बराबर है। मैं जो बोल रहा हूँ क्लियर हुआ? अभी जो लाइन बोला मैंने क्या बोला, हमने सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी प्लॉट कर दी, बट मुझे अभी ये नहीं पता है कि कितनों की एनर्जी ई है या ई से ज्यादा है या ई से कम। जिस एक्टिवेशन एनर्जी, जिनका भी एनर्जी ई से कम होगा वो तो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स तक जा ही नहीं पाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन पाएगा, समझ रहे हैं? तो पहले तो ये ग्राफ उन्होंने समझा कि सबकी काइनेटिक एनर्जी पहले देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि कितने लोगों ने बैरियर क्रॉस किया। बैरियर बोले तो वही एक्टिवेशन है, उसको बैरियर बोलते हैं। इसको नेगेटिव कहाँ ले रहे हैं? वो रेट को आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव कर देते हैं अगेन, क्योंकि हम के का वैल्यू निकाल रहे हैं ना। के का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रेट नेगेटिव हो जाएगा। बाकी एनर्जी तो पॉजिटिव ही होगी ना। एक सबकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, कैसे किसी की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है, राइट? ना उसका मास नेगेटिव होता है ना उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होती है। अगर कोई पार्टिकल है, अगर वो दौड़ रहा है तो उसका एक मास भी होगा, वो पॉजिटिव होगा, और एक वो वेलोसिटी से दौड़ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव ही होगी। ये ग्राफ क्लियर है सबको? अब उसी ग्राफ को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। हमने पता किया कि इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ई है फॉर एग्जाम्पल, तो वो ई मान लो ये, चलो इधर लिखते हैं फिर बात में बताएंगे। मान लो ई की वैल्यू ये दिख रहा है, तो अब इससे तो यही पता चल रहा है कि इतनी एनर्जी बहुत कम लोगों ने ही क्रॉस करी। ये जितने भी आपको ये सारे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, इन्होंने ही एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस किया है। मतलब इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं करेंगे, ओनली इतने लोग ही रिएक्ट करेंगे। पहले समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो आपका काइनेटिक एनर्जी है पूरा, इसमें कहीं ना कहीं तो ई का वैल्यू लाई करेगा ना। मान लो वो ई का वैल्यू 20 किलो जूल है। जब मैंने प्लॉट करना चालू किया 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके 20 यहाँ आएगा। तो अब ग्राफ स्टडी तो यहीं से करेंगे अपन कि इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी ही 20 किलो जूल से ज्यादा है, एक्टिवेशन को क्रॉस कर पा रहे, बैरियर क्रॉस कर पा रहे। समझ में आया ग्राफ में? पर जब टेम्परेचर राइज किया उन्होंने फिर एक और ग्राफ प्लॉट किया, पर अब तक 10 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ा, उन्होंने अब अपने रिएक्शन डिक्शन में 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया और फिर से प्लॉट किया। अब देखो इस प्लॉट में दोनों प्लॉट्स हैं। कौन कौन सा प्लॉट है? ऊपर है टी वाला प्लॉट जो कि यही है, और नीचे है T+10 वाला ग्राफ। 20 किलो जूल हमारा ई का वैल्यू था उस रिएक्शन पे। देखो ई का वैल्यू रिएक्शन टू रिएक्शन वैरी करेगा। आप एक रिएक्शन करा रहे हो, आपके रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कुछ और होगा, और आपके रिएक्शन का जो रिएक्शन अलग है मतलब उसका एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू अलग होगा। तो हमारा जो रिएक्शन का एक्टिवेशन वैल्यू वो मैंने एज्यूम किया 20 किलो जूल। तो इसे कितने मॉलिक्यूल का तो एनर्जी 20 किलो जूल के आगे है ना। आप समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, ये वाले तो कम है ना, भले इनका फ्रैक्शन ज्यादा होगा। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी एनर्जी 10 किलो जूल है, पर हमारे किस काम के लिए? वो सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे हैं। रिएक्शन तो कौन कर रहा है? 20 से ज्यादा। क्लियर हुआ? अब जब इन्हीं दोनों ने, बोल्ट्जमैन और क्लार्क ने टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाया और फिर से ग्राफ प्लॉट किया और दोनों को अब एक साथ स्टडी किया, आप लोग T+10 का ग्राफ ध्यान से देखना। T+10 का ग्राफ, कैन यू सी? अब ये फ्रैक्शन बड़ा हुआ दिख रहा है आप लोग को? देखो पहले का फ्रैक्शन डार्क ब्लैक से पॉइंटेड है जो कि कम है, और ऊपर वाला फ्रैक्शन आपका ग्रे कलर का है। मतलब इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का एनर्जी ज्यादा है, पहले इतना ही था। तो वो कैसे बढ़ेगी और वो कैसे? टेम्परेचर बढ़ाया ना अपन, टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। फिर उन्होंने वही काम किया, इधर से उधर लिया, सबका काइनेटिक एनर्जी फिर से प्लॉट किया। फिर देखे कि अब ई को ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर पा रहे हैं, अब ई को
ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर पा रहे हैं, पहले एनर्जी बैरियर को कम मॉलिक्यूल क्रॉस कर पा रहे थे, कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉस कर पा रहे थे, अब ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ईए को क्रॉस कर पा रहे हैं। हमें क्लियर, ग्राफ क्लियर है ना? तो नीचे पढ़ना, तो नीचे लिखा हुआ है एवरीवन, ऊपर से नीचे ना, पहले ऊपर से ही पढ़ेंगे फिर अपन नीचे आते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो बोल्ट्जमैन एंड Maxwell used statistics to predict the behavior of large number of molecules. ठीक है? According to them, the distribution of kinetic energy may be described by plotting the fraction of molecules with a given kinetic energy. एक given kinetic energy हमें पता चल गई कि हाँ 10 किलो जूल वाले 15 मॉलिक्यूल हैं, तो हम उसका ऐसे करके प्लॉट बना सकते हैं। ठीक है? Fraction of molecules with a given kinetic energy. Here, any is the number of molecules. अब देखो हमारे ग्राफ के हिसाब से ये मेरा ये है ना, तो ये होगा मेरा Ni अपॉन Ni वैल्यू ये बना होगा, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स थे जिन्होंने, ये मतलब क्या है, सॉरी Ni मतलब क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस किया है, दैट इज Ni। तभी वो नीचे E भी आ रहा है, नीचे Nt है, यानी वो तो टोटल मॉलिक्यूल्स हो गए, बट Ni का मतलब क्या है, आउट ऑफ दोस टोटल मॉलिक्यूल्स एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एनी मतलब ए नवाई वाला Ni नहीं ना, Ne number of molecules was able to cross the potential barrier। आप टेम्परेचर और बढ़ाओ, ये Ni का वैल्यू और बढ़ेगा, ये ग्राफ और ऊपर जाएगा। यहाँ वाला पार्ट, यही वाला पार्ट हमारे काम का है, फिर बाकी काइनेटिक एनर्जी कम है ना, बाकी काइनेटिक एनर्जी है बट वो ये से कम है, तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे कोई काम के नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि उन मॉलिक्यूल्स का भी रिएक्शन करवाना है, तो आप टेम्परेचर और बढ़ाओ। समझ में आई बात? When the temperature, अब ये तो पार्ट हो गया इस ग्राफ का, ठीक है। Now when the temperature is raised, the maximum of the curve moves to the higher energy। देखो maximum of the curve भी आपका higher energy में गया ना, ऑब्वियसली आप टेम्परेचर रखो तो सभी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो वो जो ग्रुप था जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कॉमन थी, वो एक ग्रुप था ना जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत प्रोबेबल थी, भले वो कम काइनेटिक एनर्जी थी, भले वो 10 किलो जूल थी, पर वही मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा थे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 किलो जूल वाले काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स ही बहुत ज्यादा थे, उनकी सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब एवरी मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। तो व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड, द मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव्स टू द हायर एनर्जी वैल्यू एंड द कर्व ब्रॉडन्स आउट। तो थोड़ा ब्रॉड भी होगा, देखो अगर आप दोनों को देखोगे तो एक यहीं पे खत्म हुआ है और ये ब्रॉड हुआ है, देख रहे हैं ना। But it spreads to the right such that there is a greater proportion of molecule with much higher kinetic energy। अब पहले सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल थे हायर एनर्जी वाले, यानी कि इतने मॉलिक्यूल थे, अब वो मॉलिक्यूल का काउंट जो है वो बढ़ गया, और अगर ऐसा हुआ है तो रेट बढ़ जाएगा। समझ रहे? क्लियर है ग्राफ दोनों? ठीक है। तो ये ग्राफ समझ में आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है ग्राफ क्वेश्चन पेपर में ना आए, और आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे कर्व आगे जाएगा, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, प्रोबेबिलिटी का हाईएस्ट वैल्यू 1 ही होता है, तो वो ग्राफ अपने आप में कम ज्यादा होके उसका एरिया हमेशा सेम है। एरिया ऑफ द ग्राफ विल ऑलवेज बी सेम। अगर वो ऊपर से इतना नीचे आया है ना, तो उतना ही वो आगे भी स्प्रेड होगा। समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब कोई किसी चीज है, अगर उसको मैं फ्लैट करना चाहूंगा तो उसका हाइट भी कम होगा और विड्थ बढ़ेगा ना। मैं वॉल्यूम कम नहीं करना चाह रहा हूँ उस ग्राफ का, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। मैं अगर इसको पिचकाता हूँ, अभी ये लंबा है, पर मैं पिचकाऊंगा तो ये पिचक के पतला तो हो जाएगा, बट उतना ही चौड़ा भी होगा, ताकि एरिया जैसा पहले था अभी भी वैसे हो। सेम चीज उस कर्व में भी होगी, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी वाला कर्व है, ठीक है। Ne/Nt मतलब प्रोबेबिलिटी तो निकाल रहे हैं अपन कि 100 में से 20 मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.5। क्लियर? वो वैल्यू Ne/Nt हमेशा लेस देन 1 ही होगा, क्योंकि Nt तो टोटल मॉलिक्यूल है ना, और Ne कुछ मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है, 100 में से 10 होंगे या 100 में से 5 होंगे, तो Ne/Nt का वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होगा। है मैं क्लियर? तो समझ में आ रहा है? अब ये जो Ne/Nt है ना, आपका ये जो पार्ट है ना E/RT, ये उसी से डील करता है। दैट E/RT आपको यही बताता है कि कितने मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा। है मैं क्लियर? एक्चुअली ये एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ना इन्होंने इस इक्वेशन को यूज किया, वरना ये एक जनरल इक्वेशन है
पता करने के लिए कि कितने मॉलिक्यूल की एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी से कम या ज्यादा होगी। यहाँ हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हमने वहां पे ई की जगह ई ले दिया। अदरवाइज आपको किसी भी सब्सटेंस में अगर काइनेटिक एनर्जी का निकालना है कि कितने लोगों का वैल्यू इस एनर्जी के पास आ रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, उसके जगह वो एनर्जी पुट कर दो। अभी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हमने ई की जगह मतलब एनर्जी की जगह एक्टिवेशन एनर्जी रख दिया। समझ में आ रही बात? तो एरियस इक्वेशन इज नॉट जस्ट फॉर केमिस्ट्री, आप एरियस इक्वेशन को फिजिक्स में भी यूज कर सकते हैं ये निकालने के लिए कि कितनी बॉडीज की एनर्जी इतनी एनर्जी से ज्यादा है, फ्रैक्शन ऑफ। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये एक पता चलता है कि इस रिएक्शन की इतनी एनर्जी हाँ, वो कैसे पता चलेगा? वो तो हमें रिएक्शन करने के बाद ही समझ में आएगा कि हम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कि जब वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बने तो उनमें कितनी एनर्जी थी, क्योंकि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स तभी बनेंगे ना जब वो क्रॉस कर पाएंगे। तो आप इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की एनर्जी निकालोगे, उससे हमें पता चलेगा कि उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो ये हमारा इक्वेशन था, बैक टू अवर एनियस कंसेप्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया ना एनी अपॉन एनटी क्या है, और वो एनी अपॉन एनटी मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि इस फ्रैक्शन का मतलब एनी अपॉन एनटी ही होता है। क्लियर है? तो आगे बढ़े, इसको सॉल्व करते हैं जैसे हमने नर्स की इक्वेशन सॉल्व किया था, है ना? तो सॉल्व करें आगे, दोनों जगह नेचुरल लॉगरिथम ले लूंगा मैं। फॉलो करना एक एक स्टेप, कहीं कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछना। ठीक है, ln k, यहाँ पे ln a आएगा, ln k e टू द पावर माइनस e a अपॉन RT होगा। अब ये चक्की सामने आ जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है? पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं फिर अपन प्रॉपर्टी बता देंगे। ठीक है, तो ln a अलग हो गया प्लस ln e टू द पावर माइनस e a अपॉन RT अलग हो गया। ये दो स्टेप ऊपर स्किप हुए ना, ये दिख रहे होंगे आप लोग को, राइट? हम तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब ln a तो ln a ही रहेगा और ln e आपका हो जाएगा ln e हो जाएगा आपका 1। जैसे log 10 1 होता है ना, वैसे ln e भी 1 होता है। इसका कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। कभी भी जो log का बेस रहता है ना, ऐसा लिखते हैं एक्चुअली हम निकाल किसका वैल्यू रहे हैं, इस b का log निकाल रहे हैं और बेस क्या ले रहे हैं, a। अब हमने दो ही बेस पढ़े आज तक, log बेस 10 या log बेस e। log बेस 10 को हम सिंपली log लिखते हैं, कुछ नहीं लिखा है तो 10 ही होता है, वो एज्यूम हम 10 ही करते हैं। ठीक है, तो log 10 लिखा है तो एक्चुअली इसका एक एक्सपेंशन होता है log b बाय log a। तो अगर मैं log 10 ही निकालूं तो ये क्या आएगा, log 10 बाय log 10, तो 1 आएगा। समझ में आया? अब ऐसे ही अगर मैं ln e निकाल रहा हूं तो मैं एक्चुअली क्या निकाल रहा हूं, ln e बाय ln e बोले तो नेचुरल लॉगरिथम बेस e, तो ln e निकाल रहे हैं मतलब ln e बाय ln e कर रहे हैं, तो अगेन इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पर उसके पहले हम एक प्रॉपर्टी लगा देंगे, e a RT को उचका के सामने ले आएंगे, log m टू द पावर n इज n log m। हाँ, ये e a RT सामने आपको दिख रहा है। अब तो ये दो स्टेप स्किप हुए, इस तरह यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, माइनस e a अपॉन RT आ जाएगा, ln e 1 हो जाएगा और ln a प्लस 1। क्लियर है ये वाला इक्वेशन एवरीवन? ठीक है, इसी से प्लॉट करना है अपन को, ये ग्राफ समझ में आना, ये इक्वेशन समझ में आना चाहिए एवरीवन। इधर सानिया, माही, साधना, क्लियर है इक्वेशन? यस सर। अब ln k वर्सेस 1/t का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, मतलब 1/t मेरा x एक्सिस है और ln k मेरा y एक्सिस है। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। देखो इंटरसेप्ट ln a, ठीक है, और स्लोप क्या होगा, माइनस e a अपॉन r होगा। एंड मेरा x एक्सिस क्या है, 1/t, मतलब मैं 1/t और ln k का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। क्लियर है सबको ग्राफ एवरीवन? ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्राफ हमको समझ में नहीं आए कि क्या होगा ग्राफ। इसके पहले भी अपन 2-3 ग्राफ देखे ना, वो सारे ग्राफ समझ में आने चाहिए, रटना नहीं है कोई भी ग्राफ को, है ना? वी शुड बी एबल टू स्टडी दैट ग्राफ, समझ में आना चाहिए हमें वो ग्राफ। ठीक है, क्लियर है? नाउ आगे बढ़ते हैं। अलग अलग टेम्परेचर के लिए इक्वेशन निकाले थे, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी किया था ना, कि इस टेम्परेचर पे ये रेट होगा, ये टेम्परेचर पे ये रेट, ये होगा, ऐसे कुछ किए थे ना, टाइम किए थे, वहां टेम्परेचर नहीं था, कि T1 पे कंसंट्रेशन R1 है, T2 पे कंसंट्रेशन R2 है, दोनों इक्वेशन को माइनस किए थे। याद आ रहा है सबको? क्या आ रहा है? तो वैसे ही कर रहे हैं हम। एट टेम्परेचर T1 इक्वेशन ये बनेगा, देखो A की जगह K1 ले लिया, T की जगह T1 लिया, आया ना? ओके है, जल्दी बोलो।
ठीक है। T2 के लिए सेम इक्वेशन, हाँ, जहाँ पे K1 K2 आर द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 T1 T2 के कारण K बढ़ेगा ना, इसके पहले यही सब तो कर रहे थे अपन, एरिनेस इक्वेशन। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो K भी कम होगा, तो इसलिए K1 K2 लेना पड़ेगा। अब आप K को K नहीं ले सकते, वहां हम K को K ले रहे थे, वहां हम क्या क्या बस 1 1 1 1 1 और 2 2 किए थे, R1 R2 टाइम T1 T2, वहां K K ही था, पर यहाँ K K नहीं रहेगा, K1 K2 हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। Am I clear? आगे बढ़ो, इन दोनों को माइनस करेंगे, दिस एंड दिस माइनस होगा ना, तो क्या कैंसिल होगा, ये अपन कैसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ T1 है यहाँ T2 है, तो आप तो दिख रहा है ln कैंसिल होगा, कैसे करते हो तुम लोग, कैसे मैथ्स वाले, इक्वेशन देख के समझ में आना चाहिए कि ये तो कैंसिल हो रहा है, और कैंसिल करने के लिए माइनस करना पड़ेगा ना आपको यार इक्वेशंस को, ठीक है। चलो देखो, ln K2 minus ln K1 is equals to A RT1 minus A RT2, एक आध स्टेप्स की हुआ है, हो जाएगा ये करके दिखाऊं। अपॉन में ले लेंगे तो कैसे अपॉन में ले लेंगे उसको, माइनस में है तो कैसे, पर ऐसा क्यों करेंगे अपन, ये और आर कैंसिल करके क्या मिलेगा, और ये और आर कैंसिल होगा, मुझे तो T1 T2 चाहिए ना, मुझे एक्चुअली क्या करना है, आई वांट टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। मतलब मुझे अगर ऐसा बोल दिया है, कि इस टेम्परेचर में K1 इतना है, तो इस टेम्परेचर में K1 K की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन आया समझ में, इस को क्वेश्चन आएगा। वही चीज वहां भी मैंने बोली थी कि इस टाइम पे R इतना है, इस टाइम पे R कितना होगा, यहाँ भी वही चीज है। 298 केल्विन में K का वैल्यू दिया है, 353 केल्विन में K का वैल्यू निकालो, ये इक्वेशन से निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल इक्वेशन है, क्लियर है। log K2 अपॉन K1 EA अपॉन, इसको करके देखोगे ना, कॉपी में जब उतारोगे ना, तो इसके बीच के स्टेप भी लिख लेना है, कौन से बीच के स्टेप, माइनस करने वाले, कुछ देख लो, एक मिनट और ले, हाँ टेम्परेचर की स्टडी कर रहे हैं अपन, इतना काम हम क्यों कर रहे हैं, हेडिंग क्या था, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, तो K और T के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा ना हमें, हाँ, K का वैल्यू T के साथ वेरी करता है, तो एक रिलेशन तो बताए हम, आप डायरेक्टली वो भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, आर्हेनियस उसी से तो डिराइव किए ना, K इज इक्वल्स टू A e टू द पावर, यही तो इक्वेशन है, आप इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, कांस्टेंट है ना, वो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग, कोलिजन फैक्टर, ठीक है, क्लियर है। log K2 by K1 EA upon 2.303 into R T2 minus T1 upon T1 into T, ठीक है। इसके बेसिस में यहाँ पे दो क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। The rate constant of a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are this and this, मतलब K1 K2 T1 T2 दे दिया, तो क्या निकालना होगा, या A, समझ गए क्या। तो पहले आप जो अभी इक्वेशन पर डिराइव किए ना, उससे पहले ये निकालो, और फिर जो मैंने साइड में इक्वेशन वापस लिखा था उससे ये निकालो, क्योंकि ln तो अपन काट दिए थे ना, नहीं, आप इससे ए का वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, इसमें तो ए कहीं है ही नहीं, हम तो काट दिए थे ए को, तो वो ए कहां से निकलेगा, आपके बेसिक इक्वेशन से आया ना। इसके लिए आपको लॉग करना पड़ेगा, और यहां निकालने के लिए आपको इंटीग्रल करना, ठीक है, हो जाएगा, एक बार देख लो, मैं बहुत शॉर्ट में कर दिया ना, और एंटीलॉग निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप इसको ln e के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, हाँ नहीं लिखा है, बहुत बहुत शॉर्ट है ये, आप इसको सॉल्व करोगे पहले, और फिर दोनों साइड ln e लोगे, मतलब नेचुरल लॉगरिथम लोगे, फिर ये ln e 1 हो जाएगा, समझ रहे, और यहाँ आपका ln a आ जाएगा, क्योंकि आप जब उसको तोड़ोगे ना, हो जाएगा। मान लो ये जो वैल्यू आ रही है ना, एक्स आई, ठीक है, 0.02 इज इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस एक्स,
क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, ln 0.02 इज इक्वल टू ln 8 और ये सामने आ रहा था माइनस एक्स, बस इतना तो कर सकता हूँ मैं। समझ गया कैसे हुआ ये ना, ln e टू द पावर माइनस एक्स होगा, फिर माइनस एक्स सामने ले आएंगे, ln e बन हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में ln को एक साथ लेके आओ, प्रॉपर्टी लगाओ, बाद में फिर उसको लॉग में कन्वर्ट कर देना, 2.30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये टेबल में हमारे पास ln का टेबल नहीं है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप इसको पहले इधर लेके आओ, प्रॉपर्टी लगाओ और फिर उसको लॉग में कन्वर्ट करने पे 2.30 को मल्टीप्लाई करो और फिर उसका वैल्यू निकालो। क्लियर है, इसको ट्राई करना, इसका वैल्यू आगे निकालना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, the first order rate constant for the decomposition of ethyl iodide by the reaction this at 600 Kelvin is this। ये K1 है at 600 Kelvin, clear है। this is T1, this is K1, its energy of activation ये दिया है और calculate the rate constant for the reaction at 700 Kelvin, T2 दिया है। K2 निकल जाएगा, एंटी लॉग करना पड़ेगा क्योंकि लॉग K2 के फॉर्म में आएगा आंसर। तो K2 निकालने के लिए you have to take the एंटी लॉग। अगेन देखो एंटी लॉग के लिए वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, +-3 पावर में आपका माइनस हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 को आंसर में आपको 10 टू द पावर -3 दिख भी रहा होगा, ठीक है। ठीक है दोनों 10 टू द पावर कुछ भी हो चलेगा, अपन क्या करना है, हमको तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि अपन लॉग एंटी लॉग की टेबल देख सके, लेकिन नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग टेबल नहीं हो पाता। सर अपन इसमें क्या है, डिपेंड करता है, ठीक है। मैं नहीं बोल सकता कि नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइनल आंसर तो ये है। और क्या होता है ना, एक फैक्ट बता रहा हूँ, तो हम जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है चेक करने के लिए, उसका मॉडल आंसर मिलता है, तो हमें लास्ट क्या आंसर पता होता है, ये आंसर है। सर कुछ वो हो सकता है, देखो चेकर के ऊपर है कि वो स्टेप मार्किंग आपको कुछ दे रहा है क्या, क्योंकि फाइनल आंसर तो आपने नहीं लाया तो आप फुल मार्क्स तो एक्सपेक्ट वैसे नहीं मत करें, तो स्टेप मार्किंग तो फिर होती है। अब वो सामने चेक करने वाला उसका क्या एथिक्स है मुझे नहीं पता ना, सब इंसान एक जैसे नहीं होते ना, सब होमवर्क करके आए थे क्या आजकल, नहीं करे ना, तो मैं कुछ किया किसी को कुछ नहीं किया ना। अब ऐसे ही है 10 लोग पेपर चेक कर रहे हैं बैठ के, एक अच्छा आदमी होगा उसमें या 5 अच्छे आदमी होंगे, 3 जल्दी जल्दी निपटा रहे होंगे, तो फाइनल आंसर देखे नहीं पता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, देखो वो ग्राफ सेम वापस ग्राफ बनाया है, पर अब कैटलिस्ट का इफेक्ट देखेंगे इस ग्राफ में, ठीक है, कि एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट ने कम कर दिया है ताकि जल्दी से हम उस बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे, इसलिए कैटलिस्ट आपके रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है, क्लियर है। और कुछ कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे, तो वो आपके एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा रहे होंगे। तो ऐसे माना जाता है कि आपका जो कैटलिस्ट है ना, वो एक अल्टरनेट पाथवे ढूंढता है रिएक्शन करवाने का, इस पाथवे से नहीं हो रहा तो एक अल्टरनेट पाथवे ले लिया जिससे हम जल्दी पहुंच जाए, समझ गए ना, शॉर्टकट बोल सकते हैं, कैटलिस्ट ने एक शॉर्टकट दे दिया है, ठीक है। तो एक बार रीड कर लेते हैं इसको। हालांकि ये पोर्शन ऐसे लिखा नहीं आपके सिलेबस में, मैंने एक ही स्लाइड इसकी डाली है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट समझने के लिए। A catalyst is a substance which alters the rate of a reaction without itself undergoing any permanent chemical change। ये तो 9 से पढ़ते जा रहे हैं कैटलिस्ट, आगे बढ़ूं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ रिएक्शन के रेट को चेंज करेगा, ठीक है। The action of the catalyst can be explained by intermediate complex theory। intermediate complex theory मतलब ये intermediate बनाने के लिए वो एनर्जी को कम कर देता है। According to this theory, a catalyst participates in a chemical reaction by forming temporary bonds। वो temporary bonds ही तो है जिनको हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि वो परमानेंट नहीं, वो टूटने वाले वापस, राइट। तो रिजल्टिंग इन एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, दिस हैज अ ट्रांजिशनरी एक्सिस्टेंस एंड डिकम्पोजेस टू यील्ड प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको वापस मिल जाता है। कैटलिस्ट मैंने लास्ट क्लास में शायद आप लोगों को बताया था कि कैटलिस्ट हम बार बार नहीं डालते हैं, एक बार अगर कैटलिस्ट डाल देते हैं तो वही हम यूज करते हैं। हाँ, अगर उसका एफिशिएंसी थोड़ा कम हो रहा है तो हम प्रमोटर्स डालते हैं उसके लिए, जो उसकी एफिशिएंसी को फिर से बढ़ा देंगे। एनर्जी, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कम कर रहा है बाय फाइंडिंग द अल्टरनेट पाथ। हाँ, एटलीस्ट एनर्जी किसकी ज्यादा, अपन बैरियर की बात कर रहे हैं, आपको इंटरमीडिएट को क्रॉस करना है ना, तो ये एनर्जी कम कर रहा है वो, समझिए। मतलब आप ये समझो कि यहाँ आने का रास्ता कम हो जाएगा तो आप जल्दी नहीं पहुंचोगे क्या, समझ गए ना। आपको एक शॉर्टकट मिल गया, अभी तक आप 4 किलोमीटर चला के आ रहे थे गाड़ी, पर आपको किसी ने बताया ये गली पीछे से जाएगा ना तो 1.5 किलोमीटर में पहुंच जाएगा, तो वो आपका एक कैटलिस्ट था वो आदमी, वो आप पहुंचाने नहीं आया आपको, राइट, उसने बस बता दिया ऐसे जा, है ना, वो कृष्ण भगवान है, वो बस बता दिया, राह दिखा दिया, वो लेके नहीं जाएगा आपको, बस वही यहाँ पे कैटलिस्ट है। उसने एक अल्टरनेट पाथ दे दिया, खुद रिएक्शन में
It is believed that the catalyst provides an alternate pathway or reaction mechanism by reducing the activation energy between reactants and product and hence lowering the potential energy. और उसका कैसे करता है कैटलिस्ट ऐसा, उसको अपनी तरफ एब्सॉर्ब करता है। अभी तक दोनों एनर्जी वेस्ट कर रहे थे ना ढूंढने में, अभी ए बी को एनर्जी वेस्ट कर रहा था ढूंढने में, अब ए और बी को पहले ही से अपने पास खींच लेगा। चलो करो जल्दी रिएक्शन, फिर छोड़ूंगा ना। तो ये भी आए, रिएक्ट किए, सी बना, छोड़ दिया, फिर आए एक और ए बी। ये है अल्टरनेट पाथवे या मैकेनिज्म, ठीक है। ये आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। डायग्राम क्लियर है सबको? ऊपर वाला कर्व जो है वो विदाउट कैटलिस्ट वाला है और नीचे वाला जो डॉटेड लाइन से शो किया दैट इज विद कैटलिस्ट। पोटेंशियल बैरियर कम हुआ है, कोलिजन ये दिया आपके टॉपिक में सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसमें भी बोला है कि आपको सिर्फ इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना, मैथमेटिकल पार्ट में नहीं जाना इक्वेशंस एंड ऑल में। तो मैंने तभी एक आध इक्वेशन इसमें डाले हैं, ठीक है, इसको भी अपन समझ लेंगे। चालू करो कोलिजन। तो इट वाज डेवलप्ड बाय मैक्स फ्रांस एंड विलियम लेविस। इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। जब हम बात कर रहे हैं कोलिजन की तो ऑब्वियसली काइनेटिक थ्योरी तो आएगा ना, क्योंकि दौड़ोगे तब तो कोलिजन होगा ना, एक जगह बैठे रहोगे तो कोलिजन थोड़ी ना होगा। तो भागोगे मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे आपका ये थ्योरी बेस्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर्स। ये एक्चुअली अजम्पशन है बोल सकते हैं आप, ड्रॉबैक में इस चीज को बोल सकते हो कि हर मॉलिक्यूल हार्ड स्फीयर नहीं होगा ना। हर मॉलिक्यूल का फाइनल शेप एक हार्ड स्फीयर होगा क्या? नहीं होगा। कुछ मॉलिक्यूल्स तो इस टाइप के बनेंगे ना, एक इसका होगा फिर इसका होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या एक स्फीयर है क्या? नहीं है ना। मतलब H2 का जब मॉलिक्यूल बनता है तो उसका शेप कैसा दिखता है? जो आप अंडे को उबालते हो, सॉरी जब डालते हो फ्राइंग पैन में तोड़ के, दो अंडे, एक अंडा तोड़े, हाँ इंफिनिटी साइन एग्जैक्टली, और दूसरा अंडा तोड़े, दोनों के येलो येलो पार्ट ऐसे दिखेंगे और वो व्हाइट वाले पार्ट उनको ऐसे घेर लेते हैं। समझ रहे हो, है ना? ये होता है उस मॉलिक्यूल का शेप। तो क्या वो स्फीयर है? इट इज नॉट अ स्फीयर। तो कोलिजन थ्योरी का वो ड्रॉबैक है कि हमने असम्पशन लिया है कि मॉलिक्यूल एक स्फीयर होता है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है, पर चलो हमने थ्योरी निकाली एक असम्पशन लेके, तो आगे देखते हैं क्या बोला, ठीक है। तो assumed to be hard spheres and reaction is postulated to occur when, reaction तभी होगा when molecules collide with each other। ये मैंने बोला बैठे रहेंगे एक जगह तो नहीं होगा, कोलाइड करना पड़ेगा। The number of collisions per second per unit volume of the reaction mixture is known as collision frequency Z, जिसको अपन पिछले में A बोल रहे थे। ये था ना सामने, अभी देखो Z भी वैसे ही सामने पड़ा हुआ है, देख रहे हो। अगर आप इस इक्वेशन और उसके K के इक्वेशन को देखोगे तो सेम ही इक्वेशन है, बस Z A B आ गया है, वहां पे A था। तो अभी अपन आगे जाके बोलेंगे भी ये Z A B एक्चुअली A ही है, क्योंकि वहां भी अपन A का नाम वही दिए थे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्योंकि एक रिएक्शन है जिसमें A और B रिएक्टेंट है, ठीक है। जनरल रिएक्शन है A प्लस B गिव प्रोडक्ट, इसको उसका नाम Z A B बोल देंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके। Another factor which affects the rate of chemical reaction is activation energy। अकेले सिर्फ कोलिजन से काम होगा क्या? अकेले सिर्फ कोलिजन से काम नहीं होगा ना, मतलब मैं आके ऐसे टकरा के चला गया, रिएक्शन नहीं होगा ना। तो टकराना इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करे। अब दोनों चीजों को रिलेट करना, ठीक है। तो अपने पीछे कंसेप्ट पढ़ा एक्टिवेशन एनर्जी का, उसका और कोलिजन का। सिर्फ ऑल कोलिजन डू नॉट रिजल्ट इन अ प्रोडक्ट, ऑल कोलिजन्स डू नॉट रिजल्ट इन अ प्रोडक्ट, ओनली इफेक्टिव कोलिजन्स रिजल्ट इन अ प्रोडक्ट। और इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है? जब वो टकराएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी होनी चाहिए कि इट शुड बी एबल टू क्रॉस दैट EA, ठीक है। तो हमारे इक्वेशन में सिर्फ Z नहीं होना चाहिए, एनर्जी वाला कंसेप्ट भी आना चाहिए। यही तो वो फैक्टर है जो बताएगा कि इतने मॉलिक्यूल्स कोलाइड किए एक बार में, मतलब इतने मॉलिक्यूल की एनर्जी EA है और वो कितने बार कोलाइड कर रहे हैं वो ये बताएगा। यही दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे रेट क्या है। पर अभी इसमें एक फैक्टर और मिसिंग है, तो है ना बेटा। क्या फैक्टर मिसिंग है? कोलिजन का ओरिएंटेशन। कोलिजन का ओरिएंटेशन मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ओरिएंटेशन मतलब कैसे वो आके कोलाइड कर रहे हैं। हाँ, हेड ऑन होना चाहिए कि कैसे साइड वाइज कर रहे हैं, क्या प्रॉपर ओवरलैपिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप लोग पढ़े थे ना VBT कि बॉन्ड क्यों बनते हैं? क्योंकि एक ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड, दूसरा ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड आपस में ओवरलैप कर लेते हैं और बॉन्ड बन जाते हैं। ये 11 से अपन VBT में पढ़ते थे, वो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का VBT पढ़े थे, बट सिंपल कंपाउंड का VBT तो 11 से ही पढ़ चुके। VBT के बाद MOT नहीं पढ़ते पिछले साल, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? वो यहाँ बोला है कि हम दो फैक्टर कंसीडर करेंगे। फर्स्ट फैक्टर इज कोलिजन फैक्टर व्हिच इज ZAB,
and another factor is activation energy factor which is e to the power minus E upon RT. यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं. Where ZAB represents the collision frequency, ठीक है. All collisions do not lead to the formation of product. जो भी मैं बोला था, सारे collisions product नहीं बनाएंगे. तो कौन बनाएगा product? The collisions in which molecules collide with sufficient kinetic energy, मतलब ये होना चाहिए, and proper orientation. Properly वो orient भी होने चाहिए, तभी तो वो बॉन्ड बना पाएंगे. समझ रहे हैं? मतलब जो अपन वो SN1 मैकेनिज्म याद है आप लोग को, वो पीछे से ही आना चाहिए. बैक अटैक था ना, SN1 में तो था. SN1 में तो वो एक ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ना बस. ठीक है, तो उसमें उसको पीछे से आना चाहिए. देखो रिएक्शन यहाँ पे है, चलो ठीक है, SN1 SN2 जो भी था छोड़ दो उसको, ये कंफ्यूज मत हो उस चीज पे. इधर आओ, क्या रिएक्शन करवा रहे हैं अपन? CH3Br है, उसमें OH निकल रहा है. एक्चुअली वो रिएक्शन यही हो रहा है ना. ये तो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन. ये क्या है? हेलो एल्केन. और ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल. इस न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट ये आना चाहिए है ना. ये इसको रिप्लेस मारेगा ना, OH इधर आएगा, Br को हटाएगा है ना. अब इन दोनों में देखो प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है, जब OH पीछे से अटैक मारेगा, ये आगे से अटैक मारेगा तो Br उसको रिपेल करने वाला है. तो ये आपका इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है. समझ में आ गया ओरिएंटेशन का मतलब? मतलब देखो जरूरी नहीं है ना कि OH हमेशा पीछे से है. बहुत बार OH सामने से भी आके कोशिश करेगा, बट वो सारे कोलिजन्स इनइफेक्टिव कहलाएंगे. वहां अंदर कोई बैठा थोड़ी ना कि जो OH को पीछे बता रहे कि जा ऐसे जा, कोई नहीं है ना ऐसा. वहां अंदर तो सब रिएक्शन हो रहा है. मिक्सचर आपका बीकर है, बीकर के अंदर आपने सब डाल दिया है. आपने CH3Br डाल दिया, आपने KOH डाल दिया है. एक्वस लेंगे ना, एल्कोहलिक लेंगे, एक्वस लेंगे, तो हमने डाल दिया दोनों को. अब वहां उनके वो टूट रहे हैं, वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं. वहां कोई नहीं बैठा उनको कि जाके कोलाइड कर, वहां कोई निशाना नहीं बना रहा है ना उनको ऐसा मारना है. तो अपने आप रिएक्शंस होते हैं, राइट. तो ये आपका इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन. ठीक है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन सो एज टू फैसिलिटेट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन रिएक्टिंग स्पीशीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट. मतलब इफेक्टिव कोलिजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोलिजन अगर इम्प्रॉपर होगा ना तो पहले बॉन्ड टूटेगी नहीं और नहीं बनेगी नहीं, जो कि यहाँ पे हो रहा है. OH ने उसको धक्का दे दिया, सॉरी Br ने OH को हटा दिया, तो Br वाली बॉन्ड टूटी नहीं, तो OH कहां से बनाएगा बॉन्ड? अब जब प्रॉपर ओरिएंटेशन हो तो ये पीछे से आया और मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, तो Br अपने आप हट जाएगा. क्लियर है? लास्ट पढ़ लो. तो अब वो एक फैक्टर और ऐड करना पड़ेगा ना हमको अपने फॉर्मूले में. हमने पीछे क्या लिखा था? रेट इज इक्वल्स टू ZAB e to the power minus EA upon RT. इसमें अभी कहीं पे भी आपको ओरिएंटेशन का फैक्टर नहीं दिख रहा है. ये फैक्टर बता रहा है कि कितने बार कोलिजन होगा, पर इफेक्टिव कितने होंगे हमें नहीं पता. ठीक है, और ये फैक्टर हमें बता रहा है कि कितने मॉलिक्यूल, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी EA या EA से ज्यादा. ठीक है, तो अब एक फैक्टर और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है P. द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लीड टू बॉन्ड फॉर्मेशन, whereas improper orientation makes them simply bounce back and no products are formed. Clear है लाइन? इन सिंपल सा लाइन है ना. ये बाउंस बैक होके वापस पीछे आएगा और ये प्रॉपर प्रोडक्ट बनाएगा. क्लियर है यहाँ तक? आगे, टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन अनदर फैक्टर P कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जिसको अपन स्टेरिक फैक्टर बोल सकते हैं. अगर स्पीड कम होगी तो वो प्रॉपर तरीके से कोलिजन कर पाएगा ना. मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे बताएगा हमें कि कोलिजन प्रॉपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. ठीक है, या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रॉपर तरीके से कोलाइड करेगा. ठीक है, तो अगेन ये जो P फैक्टर है ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर हो जाएगा. इट टेक्स इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट इन अ कोलिजन मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड. दैट इज दिस. तो ये आपका फाइनल रेट का इक्वेशन है. P देख, जैसे EA अपॉन RT एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थे ना, वहां भी प्रोबेबिलिटी यूज हुई थी कि प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं कि हाँ इतने मॉलिक्यूल की एनर्जी EA से ज्यादा है. बस वैसे P भी एक प्रोबेबिलिटी की इतने मॉलिक्यूल्स हैं जो सही से कोलाइड करेंगे. हो भी सकता है. हाँ वन से ज्यादा कैसे होगा. ठीक है, तो P का वैल्यू अगर मान लो 0.5 है, इसका मतलब क्या होगा? 50% कोलिजन इफेक्टिव है, बाकी 50% कोलिजन इनइफेक्टिव. क्लियर है? आपको बोल दिया कि क्वेश्चन, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा दिमाग में. हाँ, पर वैसा पॉसिबल नहीं है ना. हाँ, वही हाइपोथेटिकल. ऐसा नहीं हो सकता ना कि सारे मॉलिक्यूल सही कोलिजन कर रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है. ऐसा तभी पॉसिबल है जब अंदर कोई बैठा हो और वो एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ के ऐसे लगा रहा हो. वो हाइपोथेटिकली है कोई सब. ठीक है, ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था.
हाँ उसको जैसे देखो टेम्परेचर बढ़ा के हमने उसके मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज किया ना, वैसे ही हम कैटलिस्ट को यूज करके उसकी एनर्जी को कम किए, तो ये फैक्टर को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं आइदर बाय यूजिंग कैटलिस्ट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, और सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जेडब्ल्यू वाला क्वेश्चन है, इससे भेजा था मुझे, तो देखते हैं ये तो बनना चाहिए, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। चलो देखो क्या है क्वेश्चन, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस ए एंड बी इज गिवन बाय द रेट, आपने वो दिया हुआ है लॉ कि a to the power n and b to the power n, मतलब क्लियर है सबको? ठीक है, on doubling the concentration of a and halving the concentration of b, आप a के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो और b के कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हो। ये पहला रेट है, इसको मैं रेट 1 ले लेता हूं, तो नया रेट क्या होगा, देखो रेट 2 क्या हो जाएगा, k तो k ही रहेगा, 2a का पावर n and b by 2 का पावर, क्लियर है? आपको रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ द न्यू रेट टू द अर्लियर रेट। न्यू रेट क्या है, रेट 2, अर्लियर रेट क्या है, रेट 1। इसका रेशियो निकालना है ना, पढ़ना ये सबसे रेशियो वाले क्वेश्चन में देखना किसका भाई किसका रेशियो निकालने बोल रहा है, वरना आपके आंसर गलत भी हो सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो रेट 2 बाय रेट 1, तो k 2a का पावर n, b बाय 2 का पावर m अपॉन k a का पावर n एंड b का पावर n। सॉल्व करें इसको आगे, k के कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये आपका हो जाएगा 2 टू द पावर n a टू द पावर n, ऐसा कर सकता हूं मैं, है ना, इनटू b टू द पावर m अपॉन 2 टू द पावर n, राइट, और नीचे तो बस a टू द पावर n और b टू द पावर n ही है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर n विल बी नथिंग बट 2 टू द पावर n माइनस। उसका था क्वेश्चन में, ठीक है, एक और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है, ये वाला ग्राफ वाला, देखो ध्यान से सब क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको 4 रिएक्शंस दिए गए हैं, A गिव्स P1, B गिव्स P2, C गिव्स P3, D गिव्स P4, 4 रिएक्शन, ठीक है, चारों का ना रेट, लॉग ऑफ रेट और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन का ग्राफ बना हुआ है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, ठीक है, कुछ बस दिखने में थोड़ा हवा दिख रहा है क्वेश्चन, आपको बताना है कि किसका रेट, उसका सीक्वेंस बताना है आपको, रेट किसका, सॉरी ऑर्डर, किसका ऑर्डर कम हुआ किसका ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर तो किसी का नहीं दिया हुआ, किसका ऑर्डर कम है किसका ऑर्डर ज्यादा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं कोई एक रिएक्शन लेता हूं, लेट्स से रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर, ऐसे ही होता है ना, ये इक्वेशन समझ में आ रहा है सबको? हाँ, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर, ऐसा होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, log of rate is equals to log of k into concentration का पावर ऑर्डर, ध्यान से देखना, ठीक है, log of rate को log of rate ही रहने दो, इसको एक्सपेंड करता हूं मैं, log of k हो जाएगा प्लस ऑर्डर log of concentration, समझ में आ रहा है सबको? अभी तक यही काम अपन ABCD में करते थे ना, अभी मैं कुछ वर्ड्स लिखा हूँ, समझ रहे हो, सब प्रॉपर्टी लगी है ना log की, कि पहले अपन ने प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा दी और फिर log m टू द पावर n वाली प्रॉपर्टी लगा दी, एवरीवन क्लियर है? ग्राफ किसके बीच में बना हुआ है यहाँ पे, log रेट वर्सेस log कंसंट्रेशन, दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी कि आपकी रिएक्शन ऑर्डर कौन बताता है, स्लोप, ऑर्डर क्या बताता है आपके ग्राफ का स्लोप, समझ में आया ये, बस यही चीज समझना था। अब आप चारों का स्लोप देख लो, किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है आपको, क्या लग रहा है कौन सी लाइन सबसे ज्यादा स्लोपी है, डी, दिख रहा सबको, तो डी वाले रिएक्शन का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद और कोई ऑप्शन है, ये है ना ए या डी, डी है ना, उसके बाद बी का ज्यादा स्लोप है और ए का स्लोप कम, ठीक है, आपका ऑप्शन, सर वो मैं पूछ रहा था कि ऐसे कैसे होता है, हाँ ठीक है ना, क्लियर, ठीक है, तो मेरे तरफ से ये चैप्टर है ना, हाँ ये थोड़े अच्छे लगे थे तो मैं डाल दिया था क्वेश्चन जो ठीक है, चलो चलो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन अल्कोहल फिनॉल इथर चालू करेंगे, है ना, और कल